सोचिए कि हस्बैंड ने कोर्ट में कहा कि मेरी वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो किसी और के साथ है। तो क्या सिर्फ इतना बोलने पर जो कोर्ट है उसका मेंटेनेंस रोक देगी या पति को पहले प्रूव करना होगा? और अगर हस्बैंड के पास कई सारे एविडेंस हैं, कई सारे फोटोज हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो क्या कोर्ट बिना ट्रायल के जो मेंटेनेंस है वो रोक सकती है? 31 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ही जजमेंट सामने आया है जो कि हर हस्बैंड और हर वाइफ को जो कि मेंटेनेंस का केस लड़ रहे हैं उन्हें ये जरूर ही पता होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि सोशल मीडिया पर इस जजमेंट को लेकर जो है वो बहुत ही गलत तरीके से इस पर बताया जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि एडल्ट्री का एलिगेशन लगाओ और मेंटेनेंस बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो आज मैं इस जजमेंट का असली रेशो और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और जो कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है इस पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता और आप देख रहे हैं लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर। और अगर आप एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या अपने लीगल राइट्स को इजी लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं कि सीआरपीसी सेक्शन 125 का पर्पस जो है वो किसी को पनिशमेंट देना नहीं है, बल्कि इसका पर्पस था कि जो वाइफ्स अपना गुजारा भत्ता नहीं कर सकती हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देना। लेकिन इसमें एक सबसेक्शन भी है, सेक्शन 125 का सबसेक्शन 4, जिसमें लिखा है अगर वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री है या बिना सफिशिएंट रीजन के वो अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना करती है या दोनों कंसेंट से अलग अलग या सेपरेट मतलब रह रहे हैं, तो जो वाइफ है वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगी। और यही सब सेक्शन जो इस पूरे केस का है वो सेंटर पॉइंट है। दरअसल इस केस में हुआ क्या था, इसके फैक्ट्स को समझते हैं कि कोर्ट के सामने हस्बैंड ने कहा कि मेरी वाइफ जो है वो किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप में है, और उसने सिर्फ एलिगेशन ही नहीं लगाए, इवन उसने कोर्ट के सामने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी प्रोड्यूस किए। अगर कोर्ट के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो थे लगभग 237 फोटोग्राफ्स थे और 92 वीडियोस। हस्बैंड ने कोर्ट के सामने इसलिए एविडेंस प्रोड्यूस किए ताकि वो ये प्रूव कर सके कि एक्चुअली में वाइफ जो है वो एडल्ट्रियस रिलेशनशिप में है। उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि अगर सेक्शन 125 का सब सेक्शन 4 अप्लाई होता है तो मेंटेनेंस देने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहीं से शुरू होता है। लोअर कोर्ट ने कहा कि पहले मेंटेनेंस बांध देते हैं, उसके बाद अडल्ट्री का इशू जो है वो ट्रायल में बाद में डिसाइड करेंगे, यानी पहले मेंटेनेंस और उसके बाद अडल्ट्री। लेकिन जो हस्बैंड था वो इस बात से अग्री नहीं हुआ और जो मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर केस में जो ये रूल है वो अप्लाई नहीं हो सकता है। सेक्शन 125 का सबसेक्शन 4 का जो ऑब्जेक्शन है वो फाइनल हियरिंग तक उसे पेंडिंग नहीं रखा जा सकता है। अगर हस्बैंड ने कोर्ट के सामने क्लियर और प्राइमा फेसी मटेरियल प्रोड्यूस कर दिया है तो कोर्ट जो है वो स्टार्टिंग में ही इस ऑब्जेक्शन को एग्जामिन कर सकती है। और अगर कोर्ट को लगता है कि जो एविडेंस प्रोड्यूस हुआ है वो इतना स्ट्रॉन्ग है तो जो सेक्शन 125 की जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है वो डिनाई की जा सकती है। और यही इस जजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रेशो भी है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हस्बैंड कोर्ट में जाए, सिर्फ अडल्ट्री का बोल देगा और जो मेंटेनेंस है वो रुक जाएगी। लेकिन ये बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली एम्फेसाइज किया है कि मेयर एलिगेशन इज नॉट इनफ, मतलब कि एलिगेशन लगाना ही काफी नहीं है। सिर्फ सस्पिशियस व्हाट्सएप चैट या कैरेक्टर एसेसिनेशन ये सब काफी नहीं है। उसके लिए प्राइमा फेसी क्रेडिबल मटेरियल होना चाहिए, यानी कोर्ट को फर्स्ट लुक में लगे कि जो आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वो कंप्लीटली बेसलेस नहीं है। अब एज एन एडवोकेट मैं आपके साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके बेस पर इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि जो मेंटेनेंस के केस हैं उसमें अक्सर हस्बैंड अडल्ट्री के जो एलिगेशन है वो वाइफ पर लगा देते हैं, और कई बार जो वाइफ हैं वो भी हस्बैंड पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के एलिगेशन लगाती हैं। लेकिन एलिगेशन लगाना और उसे प्रूव करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इंडियन कोर्ट्स जनरली एलिगेशन के बेसिस पर मेंटेनेंस को रिफ्यूज नहीं करती हैं। कोर्ट्स हमेशा ये देखती हैं कि जो एविडेंस है वो रिलायबल है या नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन है या नहीं, और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो एडमिसिबल है या नहीं, लीगली एडमिसिबल है या नहीं, और जो सेक्शन 65B की कंप्लायंसेस हुई हैं या नहीं।
तो वायरल न्यूज़ को देखकर ये मत समझिए कि जो मेंटेनेंस का लॉ है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस जजमेंट में एक और इंटरेस्टिंग पार्ट था कि कोर्ट ने देखा कि जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका रोल भी सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में डिटेक्टिव एजेंसीज को रेगुलेट करने के लिए कोई प्रॉपर लॉ नहीं बना है। इसीलिए कोर्ट ने जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लॉ कमीशन है उन्हें सजेस्ट किया कि वो एक लेजिस्लेटिव जो फ्रेमवर्क है उस पर विचार कर सकते हैं। ये कोई बाइंडिंग डायरेक्शन नहीं थी, ये जस्ट एक पॉलिसी ऑब्जर्वेशन था। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है। अब सवाल आता है कि इस डिसीजन का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है। कई कोर्ट्स जो थी पहले इंटरिम मेंटेनेंस को ग्रांट कर देती थी और सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 का जो ऑब्जेक्शन होता था वो फाइनल स्टेज के लिए उसे पेंडिंग रखती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि अगर हस्बैंड ने प्राइमा फेसी क्रेडिबल मटेरियल कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया है तो कोर्ट पहले उस ऑब्जेक्शन को एग्जामिन कर सकती है। लेकिन हर केस में मेंटेनेंस रिजेक्ट होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा है, क्योंकि हर केस अपने फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर ही डिसाइड होगा और यही इस जजमेंट का रियल लीगल पोजीशन है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर हस्बैंड कोर्ट के सामने प्राइमा फेसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोड्यूस करता है तो कोर्ट को मेंटेनेंस देने से पहले सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 का जो ऑब्जेक्शन है वो डिसाइड करना चाहिए या फाइनल ट्रायल तक जो मेंटेनेंस है वो मिलती रहनी चाहिए। मुझे अपना लीगल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये लीगल एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।